हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। ओके, और इस चैप्टर के आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रेखीय आवर्धन, लेंस के द्वारा आवर्धन, है ना। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं ये आवर्धन क्या होता है ना। तो हमने जो लेंस से प्रतिबिंब बनने की विशेषताएं देखी, जैसे हम लेंस के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो है ना, उत्तल लेंस के सामने, तो उत्तल लेंस क्या करेगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब कभी बड़ा बनाएगा, वस्तु के बराबर बनाएगा और वस्तु से छोटा बनाएगा। तो यहाँ पर वस्तु के सापेक्ष, वस्तु की स्थिति के सापेक्ष प्रतिबिंब के आकार में जो परिवर्तन होता है, जो उस आकार में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। हम कहेंगे कि प्रतिबिंब में आवर्धन हो रहा है या मैग्निफिकेशन हो रहा है। अब यह आवर्धन कितनी विमाओं में हो सकता है इसको हम समझते हैं ना। जैसे उदाहरण के लिए जो कि हमने लेंस के सामने जैसे किसी वस्तु को रखा है ना, और वस्तु हमारे पास कैसी है, रेखिक वस्तु। रेखिक वस्तु से मतलब ऐसे मान लो कि कोई छड़ है ना, कोई रॉड है, ठीक है। तो मतलब जिसकी लंबाई उसके आयतन और क्षेत्रफल की तुलना में अधिक है ना। तो इस स्थिति में तो क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर मान लो एक छड़ रख देते हैं, है ना, तो छड़ में लंबाई ज्यादा है उसकी, ठीक है, उसकी चौड़ाई से और उसके आयतन की तुलना में। तो यहाँ पर इस लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब बनेगा, है ना। प्रतिबिंब कैसे बनेगा तो, ठीक है, लेंस उसका प्रतिबिंब उसकी लंबाई बढ़ाकर बनाएगा या लंबाई छोटा करके बनाएगा, ठीक है ना। और यह हम कहें जो वो निर्भर करता है वस्तु की दूरी पे। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जैसे हमने ये वस्तु रखी है, वस्तु का हमने प्रतिबिंब देखा, तो जो प्रतिबिंब बना है उस प्रतिबिंब की हमको यहाँ पर किसमें परिवर्तन दिखा है, लंबाई में परिवर्तन होते हुए दिखा है ना। हालांकि जो उसकी चौड़ाई भी बड़ी होगी, लेकिन यहाँ चौड़ाई में होने वाला परिवर्तन कम होगा, लंबाई ज्यादा बढ़ते हुए दिख रही है ना। फिर दूसरा केस जो यहाँ पर, ठीक है, कि हमने लेंस के सामने किसी एक और वस्तु को रखा। अब ये जो वस्तु है ये किसी पृष्ठ के जैसी है, मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई में ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर रूप से है, मतलब हम इसे नगण्य नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ हम चौड़ाई को नगण्य मान लेते थे, लंबाई बहुत ज्यादा है उसकी तुलना में। अब यहाँ लंबाई चौड़ाई दोनों, ठीक है, बराबर है। बराबर से मतलब यहाँ पर तुलनात्मक है, ठीक है, तुलनीय है। तो अब हम यहाँ पर जब इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो प्रतिबिंब में हमको लेंस हो सकता है, लेंस की लंबाई और वस्तु की लंबाई भी बढ़ी हुई दिखे और उसकी चौड़ाई भी बढ़ते हुए दिखे, है ना। मतलब लंबाई भी बढ़ते हुए दिख गई और चौड़ाई भी बढ़ी हुई दिखी। तो हम बोलेंगे लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ गई। तो लंबाई चौड़ाई मतलब किसमें परिवर्तन होते दिखा, क्षेत्रफल में परिवर्तन होते दिखा। ओके, इस तरह से, है ना। वो निर्भर करेगा वस्तु किस तरह से है, मतलब यहाँ लंबाई और चौड़ाई में दोनों में परिवर्तन हम उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ सिर्फ लंबाई में परिवर्तन हमको दिख पा रहा था, मतलब क्षेत्रफल में हम परिवर्तन को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे, हो रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन हमको ज्यादा परिवर्तन लंबाई में दिख रहा था। अब यहाँ लंबाई और चौड़ाई में दोनों में बराबर परिवर्तन दिखे हमको, हम कहेंगे कि क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ, ठीक है। फिर तीसरा केस यहाँ पर ऐसे है कि हम लेंस के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, है ना, और ये वस्तु इस बार घनाकार रूप में बोल देते हैं हम इस तरह से, है ना। मतलब उसकी तीनों विमाएं है, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वैसे तो हर वस्तु में रहती है, ठीक है, भौतिक रूप से। अब लेंस ने उसका प्रतिबिंब बनाया और उसका प्रतिबिंब हमें, ठीक है, इस तरह से दिखने लगा, है ना। लेंस का प्रतिबिंब, लेंस के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब ऐसा दिखने लगा। मतलब वस्तु की लंबाई में भी परिवर्तन दिखा, चौड़ाई में भी परिवर्तन हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं और ऊंचाई में भी बोल दो, है ना। ये ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में बराबर परिवर्तन दिखने लग गए हमको यहाँ पर। जैसे प्रारंभिक लंबाई था, ये प्रारंभिक चौड़ाई और ये प्रारंभिक ऊंचाई। ओके, तो ये वाली भी है ना, ये इस तरह से।
तो अब हमको यहाँ पर तीनों में परिवर्तन दिखने लगे, तो हमको ऐसा लगेगा कि वस्तु का पूरा क्या आयतन ही परिवर्तित हो गया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में परिवर्तन हो गया। तो यहाँ जो है ना हमको पूरी वस्तु के आयतन में परिवर्तन दिखेगा, आयतन में वृद्धि होते हुए दिखेगी। तो हमने यहाँ क्या देखा कि लेंस के सामने जो अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु की आकार के आधार पर हमें वस्तु की या तो केवल लंबाई में परिवर्तन होता हुआ दिख सकता है, ऑब्जर्व और ना मतलब जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओके, या फिर चौड़ाई में मतलब लंबाई चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल में या आयतन में। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन है, जो वृद्धि है, वो तीन विमाओं में हो सकती है ना, तुलनात्मक रूप से या तो लंबाई में अधिक हो जाए और चौड़ाई में ऊंचाई में नगण्य रहे, तो हम बोलेंगे कि यहाँ लंबाई में परिवर्तन हुआ है। तो ये वाला जो आवर्धन है लंबाई में परिवर्तन, उसे हम क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन, है ना। मतलब तीनों स्थितियां संभव है, जो कि लेंस के सामने एक लंबी वस्तु को रखे तो हो सकता है कि उसकी सिर्फ किस में परिवर्तन दिखे, हमको उसकी लंबाई में ज्यादा परिवर्तन दिखे। तो इस तरह के परिवर्तन को हम या आवर्धन को हम कहेंगे रेखीय आवर्धन। यहाँ पर इसे क्षेत्रीय आवर्धन और ये आयतन आवर्धन। तो आवर्धन का मतलब क्या होगा, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की विमाओं में होने वाला जो परिवर्तन है उसे हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, है ना। क्या परिभाषा दी थी हमने, ठीक है, वस्तु की विमाओं के सापेक्ष, वस्तु की विमा के सापेक्ष, है ना। ये अन्य परिभाषा, मतलब साधारण शब्दों में तो हम परिभाषा यहाँ लिख चुके हैं। ऊपर क्या लिखा हमने यहाँ, लेंस के द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार में परिवर्तन होना आवर्धन कहलाता है। या इसे जो एक और दूसरे शब्दों में लिख देना, है ना, दूसरी परिभाषा यहाँ लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये लेंस के द्वारा, ठीक है, बने, एक तो पहले लिख दी थी, फिर यहाँ पर एक ये दूसरे, है ना। फिर उसके पश्चात उसके प्रकार, इसको नीचे लिख देना, फिर आवर्धन के प्रकार, रेखीय आवर्धन, क्षेत्रीय आवर्धन और आयतन आवर्धन, है ना। तो अभी हमें यहाँ पर जो सिर्फ सिलेबस के आधार पर किसमें आवर्धन देखना है, रेखीय आवर्धन पढ़ना है। रेखीय आवर्धन मतलब हम यहाँ पर वस्तु और प्रतिबिंब की केवल लंबाइयों में होने वाले परिवर्तन का अनुपात समझेंगे, है ना, उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम यहाँ पर रेखीय आवर्धन और उसके सूत्र व्यंजक सब देखते हैं, ठीक है। चलिए ओके, चलिए अब हम इसको इसके सूत्र और व्यंजक के आधार पे समझते हैं बच्चों आवर्धन को, है ना। तो अब यहाँ पर देखना बच्चों आवर्धन से हम क्या समझते हैं, पहले उसका भौतिक अर्थ हम समझे। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों हमने कहा कि लेंस के सामने हम वस्तु को रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो वस्तु की लंबाई है और प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई, है ना, समझने के लिए हमने ऐसे बताया, या है ना। हमें ये पता करना है बच्चों कि वस्तु की जो लंबाई, मान लो यहाँ उदाहरण के लिए जो प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, और जो वस्तु हमने रखी थी ये वस्तु थी 2 सेंटीमीटर लंबाई वाली, ठीक है ना। हम यहाँ सिर्फ रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे अभी, ठीक। तो यहाँ जो हमने कहा कि एक लेंस के सामने 2 सेंटीमीटर वाली वस्तु थी, उसका प्रतिबिंब बना 4 सेंटीमीटर, ना, मतलब ऐसे उल्टा बनेगा, ठीक है, वास्तविक है तो इधर बता दे, ओके। अब हमें ये तो मालूम है कि वस्तु प्रतिबिंब में आवर्धन हुआ है ना, आवर्धन हुआ है, उसकी लंबाई बढ़कर मिली है। तो कितना आवर्धन हुआ है ना, गणितीय रूप से हम कैसे निकालेंगे बच्चों। अगर मैं बोलूं बच्चों ये बताओ कि कितना आवर्धन हुआ है, लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, आप सीधे बच्चों 4 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दोगे कितने से, 2 सेंटीमीटर से, या हम डिवाइड करने की भी आवश्यकता नहीं। हमें यहाँ क्या दिख रहा है, वस्तु की जो लंबाई है उसके सापेक्ष प्रतिबिंब की लंबाई कितने गुना बढ़ गई, 2 गुना बढ़ गई। कैसे निकाला आपने, 4 में से भाग दे दिया 2 को, तो ये कितना है आपके पास, है ना, ये। तो आप क्या बोलोगे कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो कितने गुना बढ़ गई है, 2 गुना बढ़ गई। तो इससे हमको अंदाजा हो जाएगा कि प्रतिबिंब के, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की लंबाई में कितने गुना की वृद्धि हुई है। हमने कहा अगर वस्तु 6 सेंटीमीटर लंबी है और उसमें वृद्धि कितनी की हुई है, 2 गुना वृद्धि हुई है
है ना। तो 2 गुना वृद्धि हुई तो मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे 12 सेंटीमीटर होगी, है ना, यही ना। तो इस तरह से हमें, ठीक है, इनका अनुपात अगर पता हो, किसका, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात अगर हमें ज्ञात है, तो हम यहाँ पर वस्तु की लंबाई के सापेक्ष प्रतिबिंब की लंबाई का बता सकते हैं कितनी लंबाई की प्रतिबिंब बना होगा। तो हमने यहाँ पर क्या देख लिया बच्चों कि वस्तु की लंबाई, है ना, कितने गुना छोटी है, या प्रतिबिंब कितने की लंबाई कितने गुना बड़ी है, 2 सेंटीमीटर। तो हमने ये कैसे निकाला बच्चों, ठीक है, ये जो दुगुना है, मतलब क्या बोला आपने, वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई, है ना, शब्दों में अगर हम इसे प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के कितना है, दुगुना है। ओके, तो ये जो दुगुना हमने बताया यही हमारा आवर्धन की माप है, रेखीय आवर्धन की माप कि कितने गुना बढ़कर मिला, तो है ना, इसी को हम आवर्धन बोल देंगे। तो कैसे निकाला हमने आवर्धन, यहाँ पर कितने गुना बढ़ा है, ये सब हमने 4 सेंटीमीटर, 4 क्या है, ये किसकी लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई, उसमें भाग दिया किससे, वस्तु की लंबाई या ऊंचाई से, है ना। तो इसी को हमने क्या बोला है यहाँ पर, आवर्धन कहाँ है। तो आवर्धन समझ में आया, तो अगर हमको तुलना करनी है उनकी लंबाई और उनकी ऊंचाइयों की, तो हम क्या करते हैं, दोनों की ऊंचाइयों को भाग दे देते हैं। तो उससे हमको ये ज्ञात हो जाएगा कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की कितने गुना बढ़कर मिली। तो जो गुणात्मक जो मान हमको आएगा वही हमारा क्या है, आवर्धन है। तो आवर्धन कैसे निकाला जाता है ना, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात, उसे हम आवर्धन कहते हैं। तो यही हमने उसकी परिभाषा बना दी। तो रेखीय आवर्धन क्या हो जाएगी, लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है ना। और इसे किससे दर्शाते हैं, एम से। यही उसका सूत्र भी बन गया, है ना, मतलब समझ में आया कैसे बना सूत्र, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन से ही हमको ज्ञात होता है कि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई में कितने का अंतर है, कितने गुना का अंतर है ना। अब यहाँ पर एक चीज है, हम जैसे जो आवर्धन हमने बोला m से दर्शाते हैं 3 गुना है, 3 है। तो इसका अर्थ क्या, आप क्या निकालोगे कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई के कितने गुना है, 2 गुना है। मतलब आई और ओ का अनुपात कितना है, आई और ओ का अनुपात कितना बोला हमने ऊपर, 3। आवर्धन बोला, आवर्धन मतलब 3 माना हमने, तो आवर्धन का मतलब प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का अनुपात 3। तो अगर हम यहाँ इसे ऐसा भी लिख दें, ओके, 3 गुणित ओ, तो ये जो आवर्धन है, आवर्धन से ही हमको क्या ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की कितने गुना बड़ी है, छोटी है, ये सब। ओके, अब यहाँ ठीक है, हम आवर्धन को और दूसरी भाषा में और परिभाषित कर सकते हैं। आवर्धन क्या है, एक नियतांक है, एक संख्या रहेगी बेटो, ये है ना, एक क्या रहेगी, सिर्फ एक संख्या आएगी, ठीक है। तो आवर्धन एक नियतांक है जिसकी सहायता से हमें रेखीय आवर्धन, ठीक है, क्या है, वह संख्या है जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के कितने गुना है। ये परिभाषा भी आप लिख सकते हो। एक तो ये परिभाषा निकाला कैसे जाता है आवर्धन, उसके आधार पे परिभाषा हमने बनाई। क्या परिभाषा बनाई हमने, तो यहाँ पर वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का अनुपात, ऐसे निकालते हैं इसको, है ना। और फिर दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, क्या है, रेखीय आवर्धन, है ना, क्या है, एक संख्यात्मक मान है, गुना है ना, ये कितने गुना बड़ी या छोटी है। ओके, ये है ना। तो आप उसकी दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हो, है ना, ये भी लिख देना है यहाँ पर। जैसे अगर नोट करना चाहो तो एक तो ये लिखी हुई हमारी कैसे निकाला जाता है आवर्धन, उसके आधार पर, और हम कहेंगे रेखीय आवर्धन क्या है, तो रेखीय आवर्धन एक संख्यात्मक मान है, ठीक है, जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की कितने गुना है। मतलब जितना ज्यादा बड़ा आवर्धन है ना, जितना आवर्धन अधिक होगा प्रतिबिंब की लंबाई उतनी ही बड़ी होगी, जितना कम आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई उतनी ही
कम होगी, है ना। तो आवर्धन हमें वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई में होने वाले परिवर्तन का मान बताता है, जो अनुपात दर्शाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा हमने यहाँ लिख चुका हूँ, जो ये आप इसको इसके बाद नोट कर लेना। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं यहाँ पर अगला उसको डेरिवेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, चलिए ना, मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, पॉज करके नोट कर लेना इसे, है ना। चलिए अब हम देखते हैं, तो यहाँ पर रेखीय आवर्धन हम समझ गए कैसे निकालते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। सी को परिभाषा बना दी, एम से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को आई से, वस्तु की लंबाई को ओ से। ओके, अब यहाँ पर ये जो आवर्धन है जो किस बात पे निर्भर करता है ना। मतलब वस्तु की लंबाई कहाँ रखने पे कितनी बड़ी बनेगी। जैसे हम लेंस के सामने, ठीक है, ये वस्तु को यहाँ रख सकते हैं, है ना। मान लो वस्तु को हमने यहाँ रखा, ओके, तो प्रतिबिंब उसका इधर बना, है ना। तो वस्तु की जो ऊंचाई है, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है ना, अब ये कहाँ रखने पे कितने गुना बड़ी बनेगी, कितने गुना छोटी बनेगी, किस बात पे निर्भर करेगा। वैसे हमको ये गणितीय निष्कर्ष निकालने की भी जरूरत नहीं है, हमने इससे पहले वाले वीडियोस में जो पढ़ा है कि लेंस के सामने अगर हम वस्तु की स्थिति बदलते हैं, है ना, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी बदलेगी, प्रतिबिंब की प्रकृति भी बदलेगी और प्रतिबिंब का आकार भी बदलेगा, है ना। हमने लेंस के द्वारा प्रतिबिंब के बनने में ये सब समझा था। तो हमने वहां देखा था कि लेंस के सामने वस्तु की दूरी को ऐसे आगे पीछे करेंगे, है ना, सामने, तो इधर ही इसकी वस्तु की लंबाई, है ना, क्या क्या बदलेगी, क्या बदलेगा, उसका आकार बदलेगा, है ना, और उसकी प्रकृति बदलेगी और उसकी स्थिति बदलेगी। मतलब इधर हम क्या बदलते हैं, वस्तु की स्थिति बदलते हैं, तो इधर प्रतिबिंब में इतने परिवर्तन हो जाएंगे, उसका आकार में परिवर्तन हो जाएगा, प्रकृति में, प्रकृति मतलब आभासी भी हो जाती है कभी और वास्तविक भी बन जाती है ना। कैसे बनती, कब बनती, आभासी वास्तविक, ये सब हमने पहले वाले वीडियो में लेक्चर में पढ़ाया है ना। और स्थिति भी बदलेगी, वो दूरी भी बदलेगी, मतलब लेंस से। तो इधर वस्तु की स्थिति के साथ, केवल स्थिति के सापेक्ष प्रतिबिंब में इतने परिवर्तन हो जाते हैं, है ना। तो हमें मालूम है सिर्फ आकार में कितना जो परिवर्तन होगा वो किस पे निर्भर करेगा, ठीक है, वस्तु की लेंस से दूरी पर, और उसके सापेक्ष दूरी बदलेगी तो प्रतिबिंब की दूरी बदलेगी। तो सीधे सीधे कहे कि जो आवर्धन है ना, आवर्धन या उसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात जो है वो किस पर निर्भर करना है, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात पे। ये हमें पता है, जो अब हम इसको गणितीय रूप से सिद्ध भी कर देंगे अभी। ठीक है, तो चलिए अब हमको वही देखना है कि ये जो आवर्धन है किस पर निर्भर करता है ना। तो यहाँ पर पहले हम उसको उत्तल लेंस के लिए देख रहे हैं, है ना। उत्तल लेंस के लिए निकाला है हमने, यहाँ उत्तल लेंस का किरण आरेख बनाकर रखा है, ठीक है, जिसमें हमने प्रतिबिंब का बना हुआ दिखाया है। तो एल हमारा हो गया उत्तल लेंस, इसके सामने हमने रखी है वस्तु ए बी, और किरण आरेख प्रतिबिंब मंत्र बनाने के लिए दो हमें किरणें चाहिए होती। तो पहली किरण हमने ले ली जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से जा रही है, बिना विचलित होकर जाएगी, और यहाँ पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बना देगी, ए डैश बी डैश, वास्तविक होगा, उल्टा प्रतिबिंब होगा, है ना। अब यहाँ पर उससे कुछ दूरी और पैरामीटर देख ले। तो ये लेंस की दूरी हो गई जो, और लेंस से वस्तु की दूरी यू से दर्शाते हैं, और इस और है ना, साइन कन्वेंशन हमें पता है तो यहाँ पर, ठीक है, चिन्ह परिपाटी, तो इससे पहले हमने कई बार देखी है, तो इधर है तो माइनस, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई, दूरी, सॉरी, प्रतिबिंब की दूरी लेंस से v से दर्शाते हैं, इधर है तो पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब लेंस की वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई भी जो हम बता रहे हैं, तो वस्तु की ऊंचाई को हम किससे दर्शाते हैं, यहाँ ओ से, ठीक है ना। और हम इसे किधर की ओर माप रहे हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर। नियम पता है बेटा, चिन्ह परिपाटी ऐसे कि इधर जो हम, है ना, ऐसे लेंस इधर की ओर सारी दूरियां नेगेटिव में मानी जाती हैं, इधर सारी दूरियां पॉजिटिव में लेते हैं, है ना। और मतलब आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में नेगेटिव, आपतित प्रकाश की दिशा में पॉजिटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर सारी लंबाई या ऊंचाई या दूरी कितनी में, पॉजिटिव में,
और नीचे माप रहे हैं तो सारी लंबाइयों की चिन्ह कैसे लेंगे, माइनस करेंगे, है ना। चलिए, तो ये था जो तीनों परिपाटी, ठीक है, हमने शॉर्ट में देख लिया। अब यहाँ पर तो ये वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसलिए पॉजिटिव वो आएगी, है ना। और ये प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, तो इसकी जो लंबाई है वो किस में देंगे हम, माइनस आई, है ना। अब ध्यान रखिए तो कहीं कहीं पर प्रतिबिंब की लंबाई को h से, h' से, वस्तु की लंबाई को s से भी दर्शाते हैं। तो कहीं पर h लिखा होगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मतलब ठीक, तो कॉन्सेप्ट तो वही है, बस नोटेशन बदल जाने से कुछ नहीं बदलेगा, तो ठीक है ना। तो हम आई ओ से भी दर्शा सकते हैं, कहीं कहीं पर आप h' और h से भी। यह लंबाई है तो l और l' से भी दर्शाया जाता है ना। वस्तु की लंबाई को l मान लेंगे तो प्रतिबिंब की लंबाई को l' मान लेंगे, ऐसा, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए, अब यहाँ हमने वही सारी बातें लिख दी। जो l हमारा उत्तल लेंस है, o है वस्तु की ऊंचाई या लंबाई, है ना, प्लस o a b से दर्शाया है, और a' b' ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई। नीचे की ओर है तो किस में लिखेंगे, माइनस, है ना। अब o' b, ओके, o' b किस में आएगा, तो ये माइनस u में, है ना। और इधर o', ठीक है। ये क्या है हमारे पास, प्रतिबिंब की दूरी, और इसको हम किससे दर्शा दे, यहाँ o' लगा देते हैं ना। तो ये o', b' कितनी हो गई, ये 20, ठीक है ना। तो ये सारी अब हमने वहां बातें लिखी। अब नेक्स्ट चीज इसमें ध्यान देना कि यहाँ पर, ठीक है, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, आई और ओ का अनुपात निकालना चाह रहे हैं। मतलब हमें आवर्धन का मान देखना है। आवर्धन मतलब किसका अनुपात पता करना है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात किस पर निर्भर करता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए तो हम ये समरूप त्रिभुजों वाली कॉन्सेप्ट यूज करके समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात यहाँ पर ज्ञात करेंगे, उससे हमको ये अनुपात मिल जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर समरूप त्रिभुज देख रहे हैं, ठीक है। समरूप त्रिभुज हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी समझा है। जो हमारा लेंस है, लेंस से जो प्रतिबिंब, वस्तु और प्रतिबिंब है, वस्तु और प्रतिबिंब, तो इनसे जो कोण बनते हैं वो समान कोणों को क्या करते हैं, वो जैसे ये लेंस है ना, ये वस्तु रखी है ना, और ये प्रतिबिंब बना है। तो ये दोनों जो कैसे होते हैं, ठीक है ना, इस पे ठीक से बना देते हैं। तो मतलब हम त्रिभुजों को समरूप क्यों लेते हैं, उसका रीजन ये जैसे एक ही किरण मैंने बताई है ना, दूसरी की आवश्यकता नहीं है अभी। तो ये हमारी क्या होगी, वस्तु, ओके, ये प्रतिबिंब, है ना। तो यहाँ देखना, ये वस्तु प्रतिबिंब, ये कोण अल्फा है, ये कोण भी कैसा होगा, अल्फा होगा, समूह कोण, ओके। और वस्तु मुख्य अक्ष पर कैसी मानी जा रही है, उसकी लंबाई को लंबवत, ये लंबवत है। प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष पर कैसा है, लंबवत है ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो वस्तु और जो प्रतिबिंब है, वो जो त्रिभुज बनाएंगे मुख्य अक्ष पर, वो त्रिभुज समान कोणों को विभाजित कर रहे हैं, मतलब समान कोणों से बने हुए हैं, है ना। दो कोण उनके कॉमन है, तो इसका अर्थ जो वो कैसे त्रिभुज हो गए, समरूप त्रिभुज, है ना। ज्योमेट्री है ये, तो इसलिए समरूप त्रिभुज हो गए, है ना। रीजन भी हमने समझ लिया कि समरूप क्यों लेते हैं, ओके। हालांकि हमें उसके यहाँ आवश्यकता नहीं थी। चलिए, अब समरूप त्रिभुज, हम दो समरूप त्रिभुज ले लेते हैं। किसका अनुपात निकालना है हमें, आई और ओ का, मतलब a' b' और ab का अनुपात निकालना है। तो दो समरूप त्रिभुज ले लेते हैं हम, a' b' o ab o, ठीक है। तब समरूप त्रिभुज पूरा लिख देते हैं, समरूप त्रिभुज a b a' b' o तथा, ठीक है, त्रिभुज a b o में, है ना। ये जो हमारे पास दो त्रिभुज। अब समरूप त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात समान होता है, वही वाली कॉन्सेप्ट, है ना। तो यहाँ पर चलो शब्दों में भी हम लिख देते हैं, पहले त्रिभुज का लंब, ठीक है, बटे में दूसरे त्रिभुज का लंब, ठीक, बराबर होगा पहले त्रिभुज का आधार, है ना। मतलब संगत भुजाओं का अनुपात जो,
पहले का आधार दूसरे का आधार, पहले का लंब दूसरे का लंब, है ना। तो पहले का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार, ठीक है ना। अब यहां से पहला त्रिभुज हमने माना है ए डैश बी डैश ओ को, तो इसका लंब कौन हो गया, ए डैश बी डैश, यहाँ आ गया हमारे पास ए डैश बी डैश। दूसरा जो ए बी है ना, तो दूसरा हो गया ए बी, ठीक है। फिर अगला है पहले त्रिभुज का आधार, पहले त्रिभुज का आधार ओ डैश बी डैश, है ना। ये ओ डैश जो लिखा है इसको हम थोड़ा सा और बड़े में लिख देता हूं, ठीक है ना। ओ डैश बी, ठीक है। फिर दूसरे का आधार, दूसरे का आधार ओ डैश बी, ठीक है, ओ डैश बी, ये हो गया। अब इनके मान रख देते हैं, ए डैश बी डैश ए बी इन सबके। तो ए डैश कहाँ है बेटा हमारे पास, ए डैश बी डैश का मान क्या है, माइनस आई। ए बी का मान क्या है, ओ, है ना, प्लस ओ, तो सिर्फ ओ लिख देते हैं। ओ डैश बी डैश का मान है ना, ओ डैश बी डैश ये वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। और ओ डैश बी, ओ डैश बी क्या है, माइनस यू, ओके। तो यहां से जो ये आई है ना, माइनस माइनस कैंसिल, आई अपॉन ओ बटे में आ जाएगा और बराबर में आ जाएगा वी बटे यू। तो रेखीय आवर्धन कितना आ गया हमारे पास, है ना, आई अपॉन ये हमारा रेखीय आवर्धन है, ठीक है। रेखीय आवर्धन m बराबर कितना आ गया, आई अपॉन ओ वी बटे यू, ओके। तो ये आगे हमारे पास रेखीय आवर्धन, है ना। मतलब वही बात हमको पता था कि रेखीय आवर्धन किस पे निर्भर करता है, वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई और प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात पे निर्भर करेगा, है ना। चलिए अब रेखीय आवर्धन ये तो समझ में आ गया कि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई में कितने गुना वृद्धि होगी या कमी होगी, वो दूरियों पर निर्भर करेगा, ओके। और अब यहां से देखना तो रेखीय आवर्धन से हमको और क्या क्या समझ में आता है। पहली बात हमने क्या कही कि रेखीय आवर्धन, जैसे हम वस्तु के पे यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है, हम वस्तु की क्या बदलते हैं, ठीक है, वस्तु की दूरी बदलते हैं। मतलब हम यहाँ केवल वस्तु की क्या बदल रहे हैं, स्थिति। तो इधर जो प्रतिबिंब है, इस प्रतिबिंब की क्या भी बदलेगी, स्थिति भी बदल जाएगी, दूसरा प्रकृति भी बदल जाएगी, है ना। मतलब ये आभासी या वास्तविक, ठीक है, इस ओके। और तीसरा क्या भी बदल जाएगा, आकार भी बदल जाएगा, ओके। तो ये सारी बातें हमें किससे ज्ञान हो जाता है, इन सारे फैक्ट्स का जो नॉलेज हमें हो जाता है एक ही चीज से, किससे, रेखीय आवर्धन से, है ना। रेखीय आवर्धन से हमको ये पता चल जाता है कि वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, वस्तु को यहाँ रखने पर, प्रकृति ऐसे, है ना। ये सब जो अब प्रकृति आभासी और वास्तविक होगी, ये किससे पता चलता है, रेखीय आवर्धन के चिन्ह से, है ना। और आकार कितना होगा, ये उसके संख्यात्मक मान से पता चलता है। जैसे हमने उदाहरण बोल दिया, रेखीय आवर्धन हमारे पास कितना है, m है 2 सेंटीमीटर, है ना। और वस्तु रखी, सिर्फ 2, सेंटीमीटर यूनिट नहीं आएगी। और हमने बोला वस्तु कहाँ पर रखी है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है लेंस से। तो फिर वस्तु प्रतिबिंब की दूरी कहाँ होगी, प्रतिबिंब कहाँ बना होगा, तो इसका भी नॉलेज हमें इससे ही हो जाएगा। हमें मालूम है v/u, है ना, किसका बराबर है, m के। तो इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी कहाँ होगी, है ना, ये प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, v/u m × u से। तो हमें बोला गया है कि जो वस्तु है कितनी दूरी पे रखी है, 4 सेंटीमीटर। तो इसका अर्थ ये है कि m दिया है 2, u दिया है 4। इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो लेंस से कितनी दूरी पे बनेगा, 8 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो रेखीय आवर्धन से हमको किसका नॉलेज भी हो जाता है, प्रतिबिंब की स्थिति कैसे हो जाता है, ये समझ में आया, छोटा सा एग्जांपल, है ना। अब
उसकी प्रकृति का भी हमें नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, मतलब वस्तु आभासी बनी है या वास्तविक बनी है, ये इस बात का भी नॉलेज हमें, है ना, किससे पता चल जाता है? रेखीय आवर्धन से, रेखीय आवर्धन के चिन्ह से। अब कैसे? तो पहले हम उसको समझते हैं, फिर उस पर हम बाद में आएंगे, है ना। चलिए, तो पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जो हमारा उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस वो दोनों तरह के क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाएगा। एक, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है, आभासी भी बनाता है। तो हम पहले वास्तविक प्रतिबिंब को देखते हैं। ये इससे पहले चलो, तो इसको हम पहले शब्दों में लिख देते हैं। रेखीय आवर्धन को अगर हम और शब्दों में लिख दे, है ना, तो रेखीय आवर्धन शब्दों में लिखने पर क्या आएगा? किसका अनुपात? m बराबर जो है ये वस्तु की दूरी, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी, है ना। मतलब रेखीय आवर्धन की एक और परिभाषा हम यहां से भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी बटे में वस्तु की दूरी। ठीक है, तो ये भी तो हमारे पास हुआ। ओके, रेखीय आवर्धन को हमने शब्दों में लिखा। रेखीय आवर्धन की हम 3 परिभाषा बता सकते हैं, एक तो इसके आधार पे, एक इसके आधार पे, और एक ये जो हमने लिखी थी संख्यात्मक मान है उसके आधार पे ना। चलिए, अब यहाँ पर हम कुछ विशेष स्थितियां देखते हैं। ठीक है, विशेष स्थितियां। ठीक है, पहला किसके लिए? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। मतलब उत्तल लेंस अगर वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा हो तब प्रतिबिंब के लिए। अब अगर उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा होगा तो उसके लिए वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के चिन्ह हमें देखना है बस, है ना। ये वास्तविक प्रतिबिंब का ही जो किरण आरेख है ना। तो चलिए, यहाँ पर वास्तविक वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी, इसको हम क्या लिख देंगे? प्लस यू लिख देंगे, सॉरी, वस्तु की दूरी, है ना, हमेशा ऋणात्मक आएगी, तो ये ऋणात्मक चिन्ह रखेंगे। ठीक है, और प्रतिबिंब की दूरी, है ना, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक, ये v, प्रतिबिंब इधर बना है, पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक रहेगा इसका चिन्ह। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ओके, रेखीय आवर्धन कितना आ जाएगा? तब सिर्फ चिन्ह पे ध्यान देना है ना। रेखीय आवर्धन m बराबर कितना आ गया? तो प्रतिबिंब की दूरी क्या रखेंगे? प्लस v, वस्तु की दूरी क्या रखेंगे? माइनस u, है ना। तो फिर यहां पर चिन्ह क्या बचा? m बराबर m प्लस माइनस माइनस, तो m का मान हो गया माइनस v बाय यू। ओके, ऋणात्मक, है ना, क्या आया? ऋणात्मक, मतलब इस पे फोकस करो। ओके, ये है ना, यहाँ चलो ये ध्यान से लिखना। ओके ना, मतलब यहाँ पर हमने वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान निकाला, तो m का मान कैसा आया? ऋणात्मक आया, है ना। तो नोट में डाल देते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये है ना। तो अगर हमने m बोला कि m का मान -2 है, तो इससे आप क्या समझ जाओगे कि जो प्रतिबिंब है उसकी लंबाई वस्तु की लंबाई की दुगनी है ना। ये तो समझ में आ गया। माइनस लगा है तो यहाँ माइनस क्या बताएगा कि प्रतिबिंब कैसा बना होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा, है ना। मतलब हमें जो प्रकृति है, प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, आभासी है या वास्तविक है, ये किससे समझ में आता है? उसके चिन्ह से।
है ना। स्थिति समझ में आती है, वो अभी हमने एग्जांपल देखा। प्रकृति किससे समझ में आएगी? रेखीय आवर्धन के चिन्ह से। अगर रेखीय माइनस में आ रहा है तो आप क्या समझ जाओगे? रेखीय आवर्धन अगर हमें माइनस दिया गया है, बोला गया है कि किसी लेंस के लिए रेखीय आवर्धन -2 है, तो आप क्या समझ जाओगे? कौन से प्रतिबिंब की बात हो रही है वहां पे? वास्तविक प्रतिबिंब की, है ना। तो प्रकृति हमें उसके चिन्हों से समझ में आती है, धनात्मक से और ऋणात्मक से। तो ऋणात्मक से तो हमको समझ में आ गया क्या रहेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। अब धनात्मक के लिए भी देख ले, या आभासी के लिए क्या होगा वो देख ले। ठीक है, दूसरी स्थिति, ठीक, आभासी प्रतिबिंब के लिए, है ना, आभासी प्रतिबिंब के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो आभासी प्रतिबिंब के लिए ध्यान रखना, उनको स्थिति, प्रकृति और सबसे समझ में आता है। आभासी प्रतिबिंब के लिए वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी क्या आएगी? वो तो हमेशा माइनस ही आती है ना। ये u किसमें रहेगी? ऋणात्मक में, ठीक है। और प्रतिबिंब की दूरी, है ना। अब प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो हमने भी तो यहाँ पढ़ा है, जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब कब बनाता है? हमने पूरे सब लेंस के द्वारा प्रतिबिंब के बनने के सारे वो सब किरण आरेख समझे थे। तो ये कब बनाएगा? जब वस्तु, है ना, फिर से रफली बता देते, जब वस्तु लेंस के प्रकाशीय केंद्र और कहां पर रखी है? फोकस के बीच में, तब वो उसके आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसे बनाता है? किरण आरेख भी देख ले शॉर्ट में। जैसे पहली किरण हमने दी, है ना, एक मुख्य प्रकाशीय केंद्र से चली गई, दूसरी भी जो इस तरह से, है ना, ये ऐसे चली गई। जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो फोकस से जाएगी। तो इन किरणों का अगर हम पीछे बढ़ाएंगे, ये वाली, है ना, ये इधर जाके फैल जाएगी, इधर तो नहीं मिलेगी कहीं पे, लेकिन ये हमें पीछे बढ़ाने पर इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, है ना, रफली बनाया है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें ये किरणें यहाँ से आती प्रतीत होगी, तो यहाँ उसका कौन सा प्रतिबिंब बना? आभासी प्रतिबिंब बना है, समझ में। ये हमने देखा है इससे पहले। तो आभासी प्रतिबिंब किधर बनता है? वस्तु की तरफ ही बनता है। तो ये u तो माइनस में ही रहेगा, है ना, और ये v भी इस बार किस में आएगा? माइनस, मतलब आभासी के लिए v माइनस में। ओके, तो प्रतिबिंब की दूरी भी -v, किसमें मान रखिए? चिन्ह ऋणात्मक है उसका, ठीक है। चलिए, अब रेखीय आवर्धन, है ना, रेखीय आवर्धन हम देख लेते हैं। तो रेखीय आवर्धन क्या हो गया? m बराबर, मान रख देते हैं यहाँ पे, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी -v, है ना, वस्तु की दूरी -u, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, m बराबर क्या आ गया? v बटे u। चिन्ह पे ध्यान दे, कैसा आया है? धनात्मक, है ना, ओके, धनात्मक, ठीक। मतलब रेखीय आवर्धन कितना आया है? ठीक है ना। रेखीय आवर्धन जो किसके लिए? आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का चिन्ह कैसा आता है? धनात्मक। ओके, नोट में लिख दो, यहाँ पे शब्दों में लिख देते इसी बात को, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब के लिए, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब के लिए, ठीक है, रेखीय आवर्धन, है ना, कैसा होता है? धनात्मक होता है। ओके, तो है ना, हमने कहा था तो यहाँ पर कि जो हमारा लेंस है, ठीक है, लेंस के लिए रेखीय आवर्धन हमें क्या क्या बताता है? कि वस्तु की दूरी कहाँ, प्रतिबिंब की दूरी कहाँ बनेगी, दूरी क्या होगी, स्थिति का भी ज्ञान कराता है, उसकी प्रकृति का भी ज्ञान कराता है, आभासी है वास्तविक। तो प्रकृति जो किससे समझ में आती है? रेखीय आवर्धन के चिन्ह से। अगर हमने कहा m-2, तो आप क्या समझ जाओगे यहाँ, है ना, माइनस से क्या समझेंगे? प्रतिबिंब कौन सा बना होगा? वास्तविक, ठीक है। मतलब हमने m का मान गणना की और m का मान हमें -2 मिल गया। ओके, तो हम यहाँ लिख देंगे कि कौन सा प्रतिबिंब बना होगा? वास्तविक।
अगर m यहाँ पर आया है 2 ऐसा बन गया, तो यहाँ धनात्मक मान है, धनात्मक मान बचा हमारे पास, तो हम क्या बोलेंगे कि जो प्रतिबिंब बना होगा आभासी। तो इससे हमको उसकी प्रकृति भी समझ में आ जाती है ना, और आकार भी समझ में आ जाता है कि आकार कितने गुना बड़ा और छोटा होगा। ठीक है, अब आकार कैसे समझ में आएगा, तो यहाँ देख लो जो, और है ना तीसरी स्थिति हम लिख रहे हैं लेंस, उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए m का मान अगर हमने कहा 1, ओके, अगर हमने कहा m का मान 1 है, ओके, तो इससे आप क्या समझ जाओगे, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे ये I m इंटू ओ, ये प्रतिबिंब की लंबाई, रेखीय आवर्धन गुणित वस्तु की लंबाई है ना, या ऊंचाई बोल दो। तो अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर I बराबर है ना, m का मान मैं 1 रख दूं, तो 1 रख दो, तो आपको इससे क्या समझ में आ जाएगा कि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों कैसी है, बराबर है ना। तो m का मान हमने अगर 1 लिखा, तो इससे हम क्या समझेंगे, m का मान अगर 1 आया तो इसका मतलब ये है कि उत्तल लेंस क्या होगा, जो उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बना रहा होगा, ठीक है, वास्तविक बना रहा होगा। अब अगर +1 लिखा है तो वास्तविक बना रहा होगा, है ना। और कहाँ बना रहा होगा, या चलिए कैसा बना रहा होगा कि उस प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है ना। तो ऐसा कब संभव है, तो है ना, हमने सब सारी स्थितियां पढ़ी है, हमने कहा हमें रेखीय आवर्धन से वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति का भी ज्ञान हो जाता है कि प्रतिबिंब कहाँ बना होगा, है ना। अब m का मान अगर मैंने 1 लिख दिया, तो इससे हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं बेटो, समझना है ना, मतलब उसको फील करना बेटो। ठीक है, कौन से फॉर्मूला तो बहुत जगह मिल जाएगा आपको, मिल है ना, हमने निकाल भी दिया, उससे हम है ना क्या हमारे दिमाग में बात आती है, हम उससे क्या क्या बातें समझ सकते हैं, उसकी फील की हम बात करें। तो अगर हमने कहा उत्तल लेंस के लिए m इक्वल टू 1 है, तो आप इससे क्या समझ जाओगे, पहला तो कि वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है, ये तो सिंपल है। अब मैं बोलता हूँ कि प्रतिबिंब की स्थिति का पता कैसे चलेगा, प्रतिबिंब हमने कहा ना रेखीय आवर्धन से प्रतिबिंब की स्थिति का भी नॉलेज होता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी या वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। चलो, तो हमने यहाँ पर पढ़ा है जो है ना कि लेंस के लिए हम अलग अलग स्थितियों पर वस्तु को रखते हैं, है ना, और प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न स्थितियों पर रखते हैं। तो जब हम लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखते हैं, लेंस के 2f पर, मतलब फोकस दूरी के दुगने पर रखते हैं, इतनी दूरी पर रखते हैं, तो वो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ ही बनाता है, 2f पर ही बनाता है। ये हमने पढ़ा है इससे पहले वाले वीडियोस में, जो लेक्चर्स में हमने पढ़ा है ना। अगर वो वीडियो नहीं देखे होगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वहां से आप देख सकते हो, है ना। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, है ना, ये उसकी हेडिंग होगी। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर है ना इस जगह से अब m और प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई कब बराबर होती है, जब वस्तु कहाँ रखी है, लेंस के सामने 2f पर रखी है, ये हमारी वस्तु और ये प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर ही बनाता है, 2f पर। अगर दोनों की आकृति बराबर हो, I और O, है ना, लंबाई बराबर हो तो, है ना, ऊंचाई बराबर हो, तो इससे आपको किसका भी अंदाजा हो गया। अगर मैंने बोला कि इसका मान m का मान 1 आया, तो हमें वस्तु की स्थिति का भी नॉलेज हो गया कि वस्तु उसके सामने कहाँ रखी है, 2f पर, और प्रतिबिंब की भी कहाँ पे, 2f पर बना होगा, है ना। ठीक है, तो हमें स्थिति का भी नॉलेज हो जाता है किससे, ठीक है, रेखीय आवर्धन से। लंबाई में होने वाले परिवर्तन, लंबाई का भी है ना नॉलेज हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि लंबाई कितनी बड़ी हो कितनी छोटी होगी, है ना। और प्रकृति का भी नॉलेज हो जाता है कि ठीक है धनात्मक होगी या ठीक है, या मतलब आभासी होगी या वास्तविक होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो अगर मान लो कि मैं ऐसा लिखता हूँ, उत्तल लेंस के लिए f बराबर -1 है, तो आप क्या समझोगे कि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर है, प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक बना है, माइनस लगा हुआ है। तो
उत्तल लेंस के लिए देखिए आवर्धन का मान -1 हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर देखें तो ये हो गया। अब दूसरा मैंने कहा कि m का मान <<1 है। उत्तल लेंस के लिए m का मान <<1 हो सकता है ना। ठीक है, <<1 होने का मतलब क्या है कि मान लो m का मान हमने 1/2 मान लिया, एक से छोटा बोल रहे ना हम, तो एक से छोटे को मैं समझने के लिए 1/2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो फिर इधर जो i का मान कितना आ जाएगा, m इंटू ओ से, m इंटू ओ से i का मान हो गया यहाँ पर 1/2 इंटू ओ। तो इससे आपको क्या समझ में आ गया कि प्रतिबिंब ऐसा बना है कि उसकी लंबाई वस्तु की लंबाई के 1/2 गुना पर है ना, मतलब आधी है। उसकी लंबाई क्या है ना, उसकी लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, ऐसा प्रतिबिंब बना है। अब ऐसा कब संभव है कि वस्तु का जो आकार है ना, वो प्रतिबिंब के आकार से बड़ा हो या प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा हो। ऐसा कब संभव होता है, मतलब वस्तु कहाँ रखी होगी, ठीक है, वस्तु जब 2f से पीछे होती है ना। ऐसी स्थिति कब संभव है, जब वस्तु लेंस के 2f से पीछे रखी हो। ओके, 2f से पीछे। तो इधर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इधर f और 2f के बीच में। और वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तब प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है ना। तो छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, तो इससे आप क्या समझ जाओगे, अगर हमने मान लिया कि m का मान 1/2 है, 1 से कम है, तो 1 से कम है ये हमको कितनी बातें बता देता है। तो एक तो ये समझ में आ जाएगा कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कितने गुना छोटी है ना। 1/2 हमने लिया, तो इसका मतलब वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। अब वस्तु की स्थिति का भी पता चल जाएगा आपको इससे, और प्रतिबिंब की स्थिति का भी पता चल जाएगा, है ना। अंदाजा हो जाएगा कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा। तो छोटा प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु लेंस के 2f है ना, 2f से परे हो। किसके बीच में हो, अनंत और 2f के बीच में वस्तु रखी हो, और प्रतिबिंब कहाँ बना हो, f और 2f के बीच में। तो हमको स्थिति का भी नॉलेज हो गया बच्चे इससे, है ना। m के मान से हमें स्थिति का भी नॉलेज हो रहा है कि वस्तु कहां पर होगी, प्रतिबिंब कहां होगा। तो अगर m का मान 1 से छोटा है, तो इससे आप क्या क्या बातें समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है, कि प्रतिबिंब जो है वो लेंस वस्तु से छोटा बना है, ये तो समझ में आ गया। दूसरा जो कैसा बना हुआ होगा, वस्तु कहाँ रखी होगी। तो ऐसी स्थिति छोटा प्रतिबिंब कब बनता है ना, ये स्थिति कब संभव है कि जब वस्तु लेंस के 2f से परे हो, है ना, 2f से पीछे हो। ओके, और प्रतिबिंब कहाँ हो, हमें ये अंदाजा हो जाएगा, प्रतिबिंब f और 2f के बीच में बना होगा, लेंस से पीछे, है ना। तो स्थिति का भी नॉलेज हो गया आपको इससे, ठीक है। फिर अब तीसरी स्थिति में यहाँ पर हम m लिख देते हैं 1 से बड़ा। उत्तल लेंस के लिए m का मान 1 से बड़ा भी होता है ना। और बड़ा होने का मतलब क्या हुआ, कि जैसे मान लो m का मान 1 से बड़ा है, हम समझने के लिए 2 ले लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए हम 2 ले लेते हैं यहाँ पे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो i बराबर 2 हो गया 2 इंटू ओ के। तो इसका मतलब प्रतिबिंब की जो लंबाई है, प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की कितनी गुना बनी है, 2 गुना बनी है ना। तो m अगर 2 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा होने पर आप पहली बात तो ये समझ जाओगे कि प्रतिबिंब बड़ा बना होगा, है ना। आकार का नॉलेज हमें हो गया कि m से बड़ा वस्तु से बड़ा बना है, कितने गुना बड़ा है, तो वो मान से समझ में आएगा, है ना। m का मान 2 दिया है, तो वो 2 गुना लंबाई का बना होगा, ठीक है। मतलब m के मान से हमको ये बात समझ में आ गई, ठीक है, कि प्रतिबिंब बड़ा भी बना होगा m अगर ग्रेटर देन 1 बोला। अब इससे स्थिति का भी नॉलेज हो जाएगा। तो वस्तु कहाँ रखी होगी, बड़ा प्रतिबिंब कब बनाता है ना। लेंस बड़ा प्रतिबिंब कब बनाना प्रारंभ करता है जो, ठीक है। तो बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु
किससे आगे आने लग जाए, 2f से आगे हो जाए। ठीक है, मतलब लेंस के लिए वस्तु 2f और f के बीच में रखी हो लेंस के सामने, तब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है ना, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। और बड़ा प्रतिबिंब इधर किसके पीछे बनता है, 2f से पीछे। आज समझ में, तो इससे जो आपको ये बात का भी नॉलेज हो गया कि m का मान अगर बराबर है ना, m का मान छोटा है और m का मान बड़ा है, तो इससे आपको कितनी बातों की हमने बात कही थी, कितनी बातें पता चल सकती है हमको, वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति पता चल सकती है, कहाँ कहाँ होगा। दूसरा हमें किस बात का नॉलेज हो सकता है, वस्तु प्रतिबिंब आभासी है या वास्तविक है ना, चिन्ह देखकर, धनात्मक ऋणात्मक ये देखकर। ओके, और यहाँ पर वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का लंबाई या ऊंचाई कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, वो भी हमें इसी से ज्ञान होता है ना। तो ध्यान रखिए, फिर से एक बार देख लिया, अगर हमने m कहा इक्वल टू 1, तो इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों आपस में बराबर होगी। ठीक है ना, और प्रतिबिंब का वस्तु कहाँ रखी होगी, इसके लिए वस्तु कहाँ रखी होगी, तो 2f पर। ओके, प्रतिबिंब भी कहाँ बना होगा, 2f पर ही बना होगा। ओके, और m अगर हमने कहा लेस देन 1, तो इसका मतलब प्रतिबिंब छोटा बना है, और प्रतिबिंब छोटा बना है तो वस्तु कहाँ रखी होगी, तो छोटा प्रतिबिंब कब बनाता है वो, जब वस्तु 2f से परे हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। ओके, ये आपको नॉलेज हो जाए। और इधर इधर कहाँ बनेगा, है ना, इधर छोटा प्रतिबिंब किसके बीच में बनता है, f और 2f के बीच में बनता है ना। और m अगर 1 के बड़ा हो तो आप क्या समझ जाओगे कि प्रतिबिंब बड़ा बना। और ऐसा कब होता है, प्रतिबिंब बड़ा कब बनता है, जब वस्तु किसके आगे आने लगे, 2f से इधर होने लगे, लेंस की ओर आने लगे, 2f से पीछे हो जाए, इधर हो जाए, है ना, f और 2f के बीच में। ओके, तो प्रतिबिंब इधर क्या होने लगता है, बड़ा बनने लगता है, और बड़ा प्रतिबिंब इधर 2f से परे बनते जाता है। ठीक है, तो आपको इससे किसका भी नॉलेज हो गया, वस्तु की स्थिति का भी नॉलेज हो गया। ठीक है, वस्तु की प्रकृति का भी नॉलेज हो गया कि धनात्मक वस्तु और लेंस की, वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति का भी नॉलेज हो गया, प्रतिबिंब की प्रकृति का भी नॉलेज हो गया, धनात्मक और क्या है, आभासी है वास्तविक है, चिन्ह से समझ में आया, धन और ऋण से। और यहाँ पर प्रतिबिंब छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है, इसका भी नॉलेज हो गया, आकार का, है ना। तो देखिए आवर्धन से जो हमको ये 3 बातें समझ में आती है। ठीक है ना, चलिए, तो ये था जो हमारे पास रेखीय आवर्धन। ध्यान रखिए, उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का मतलब, है ना, क्या होता है रेखीय आवर्धन, m इक्वल टू 1 भी, m लेस देन 1 भी होता है और m ग्रेटर देन 1 भी होता है। ओके, और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, क्योंकि उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनाता है ना। चलिए, तो फिर ये रहेगा जो, ठीक है ना, मतलब ये तो सूत्र कोई छोटा सा है, इसमें कोई बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई टफ नहीं है ना। इसको दिमाग में रखिए कि रेखीय आवर्धन से हम क्या क्या समझते हैं, जो भी हमने बातें कही है ना। क्या समझते हैं हम, आकार, प्रकृति और उसकी स्थिति को। ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद उसको अवतल लेंस के लिए देखते हैं। चलिए, इससे अब हम बच्चों अवतल लेंस के लिए समझते हैं ना। ठीक है, तो अवतल लेंस के लिए, है ना, ये हमने किरण आरेख दिखाया है। ठीक है, किस तरह से अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु रखी है ए बी, उससे चलने वाली 2 किरणें हमने ली मुख्य अक्ष के समांतर। ये अपवर्तन के बाद ऐसे जाती है जैसे कहाँ से आती प्रतीत हो रही है, लेंस के फोकस से। तो इसे हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये लेंस के फोकस से आती प्रतीत होगी। ठीक है, दूसरी जो प्रकाश किरण हमने ली जो उसके प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, प्रकाशिक केंद्र का नाम हमने ओडेज दिया है, तो प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, बिना विचलित हुए चली जाएगी, है ना। तो ये दोनों किरणें यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, तो हमें प्रतिबिंब कहाँ पे बनता हुआ दिखेगा, इन दोनों के कटान बिंदु पे। तो इस प्रतिबिंब का नाम हमने दे दिया ए डैश और बी डैश। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी, क्योंकि यह हमें इस प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाने पे बनते हुए दिख रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बना, यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बना, जो वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। ओके, तो ये हो गया प्रतिबिंब का बनना
अब सेम पे यहाँ पर भी वही हमने लिख दिया है, ये एल हमने क्या बोल दिया, अवतल लेंस है ना, इसे हमने एल नाम दे दिया। ओके, और फिर जो दूरियां रहेगी यहाँ पर, ठीक है, ए वस्तु की दूरी कितनी होगी, ये लेंस सारी दूरियां जो प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं ना, तो ये हो जाएगी कितनी, माइनस यू। ठीक है, ये तो माइनस यू ही रहेगी हमेशा। और प्रतिबिंब की दूरी जो, प्रतिबिंब यहाँ बना है तो प्रतिबिंब की दूरी होगी v होगी, v से दर्शाते हैं, और इधर है तो माइनस v से, है ना, ये आ गया। ठीक है, अब ये सब हमने लिख दिया, तो ए बी हो गया वस्तु, ए डैश बी डैश हो गया। अब ए बी जो है वो है वस्तु की ऊंचाई, ये वाली, तो इसे हम दर्शाते हैं ओ से, प्लस ओ से। ठीक है, यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है वैसे। और ए डैश बी डैश हो गया जो हमारे पास प्रतिबिंब की लंबाई, ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई, ऊंचाई, ये कहाँ पर है, मुख्य अक्ष के ऊपर है इस बार, तो इसलिए इसका चिन्ह भी कैसा होगा, प्लस होगा, तो ये आ जाएगा, है ना। अब वस्तु की दूरी ओ डैश बी क्या होगी, माइनस यू, ये तो माइनस रहेगी हमेशा। फिर प्रतिबिंब की दूरी ओ डैश बी डैश, ये माइनस वी, ठीक है ना यहाँ पर। अब सेम इसमें भी बच्चों हम वैसे ही करेंगे, समरूप त्रिभुज दो लेंगे हम यहाँ पर भी, ए डैश बी डैश ओ डैश, है ना। तो समरूप त्रिभुज कौन सा आ जाएगा, ये एक मिनट, ये जो पहला वाला हमारा जो था ना, इसमें इसको नाम ओ डैश देना, पहले वाले में भी, है ना। हमने यहाँ शायद ओ डैश लगाना भूल गए हैं, है ना, इससे पहले वाले में आप लगा लें। ठीक है, हमने इसको नाम ओ डैश दिया है इसलिए। तो हमारे पास पहला वाला यहाँ जो त्रिभुज है, ए डैश बी डैश ओ डैश, ठीक है। दूसरा त्रिभुज है ए बी ओ डैश, ठीक है ना। ध्यान रखना बच्चों, मैं क्या कहा, पहले वाले में हम यहाँ ओ पर डैश लगाना भूल गए, आप उसको ध्यान से लगा लेना, है ना। फिर पहले त्रिभुज कलम बटे दूसरे का, सेम ऐसी ही आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा, सिर्फ चिन्ह में बदला होगा, इसलिए हमने डेरिवेशन को रब नहीं किया है, सिर्फ चिन्ह बदलेगी, है ना। फिर यहाँ पर ओके, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, पहले कलम दूसरे कलम, पहले का आधार बटे दूसरे का आधार। तो पहले कलम हो गए यहाँ पर, ठीक है, ए डैश बी डैश, दूसरे कलम ए बी, पहले का आधार हो गया यहाँ पर ओ डैश बी डैश, दूसरे का आधार हो गया ओ डैश बी, है ना। अब यहाँ जो हम क्या लिख देंगे, ए डैश बी डैश का मान, ए डैश बी डैश क्या है यहाँ पर, ए डैश बी डैश आई है ना, सिर्फ आई रहेगा प्लस, ठीक है। ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, तो ओ से दर्शाते हैं। ओ डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, किससे दर्शाते हैं, माइनस वी से, है ना। इधर माइनस वी है इस बार, और ये माइनस यू, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया वी बाय ओ। रेखीय आवर्धन हो गया तो हमारे पास आई बटे ओ बराबर वी बटे यू, है ना ये। फिर रेखीय आवर्धन को शब्दों में लिख दिया, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, ठीक। अब यहाँ जो हमारा अवतल लेंस है, अवतल लेंस की हमें विशेषता पता है कि अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जो वस्तु की तरफ ही बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये हमने पढ़ा है अवतल लेंस से प्रतिबिंब के बनने में। तो अवतल लेंस वस्तु के सापेक्ष हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी बनाएगा। तो उसके लिए ये वास्तविक प्रतिबिंब वाली है ना कंडीशन नहीं आएगी। तो विशेष स्थितियों में ये इसके लिए, जब अवतल लेंस के लिए नोट करोगे तो इस वाली स्थिति को हटा देना होगा यहाँ पर, है ना। ये किसके लिए नहीं आएगी, अवतल लेंस के लिए वास्तविक वाली बात नहीं आएगी। वो सिर्फ कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है ना। तो पहली स्थिति इसकी है ना, आभासी प्रतिबिंब के लिए। ओके, तो आभासी प्रतिबिंब के लिए वस्तु की दूरी माइनस होगी u, और प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी, आभासी, दोनों माइनस माइनस आएगी, है ना। फिर ये मान रख दोगे, माइनस वी माइनस यू इसमें, तो ये धनात्मक आएगा। मतलब इसके लिए आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है ना। तो अवतल लेंस के लिए जो यहाँ पर क्या कंडीशन आई है हमारे पास, ये ना अवतल के लिए देखा है, तो अवतल हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो फिर उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन यहाँ लगेगी, m का मान अवतल लेंस के लिए, m का मान सदैव 1 से छोटा होता है ना। तो नोट में तो यहाँ पर डाल लेना, अवतल लेंस के लिए m का मान सदैव 1 से छोटा और धनात्मक होता है, ठीक है। ये अवतल
लेंस के लिए, ठीक है, रेखीय आवर्धन है ना सदैव धनात्मक एवं 1 से छोटा होता है, ठीक है। ये इससे हमारा ये निष्कर्ष निकला है ना। तो ये था तो रेखीय आवर्धन, उसका भौतिक अर्थ हमने समझा। रेखीय आवर्धन से हमको किन किन बातों का नॉलेज होता है, लेंस की वस्तु की लंबाई और वस्तु की लंबाई के सापेक्ष प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की स्थिति के सापेक्ष प्रतिबिंब की स्थिति, और प्रकृतिबिंब का है ना प्रकृति मतलब आभासी वास्तविक, ठीक है। तो चलिए, तो ये था हमारा रेखीय आवर्धन है ना, किसके लिए, अवतल लेंस के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो एक बात मैंने आपको फिर से याद दिलाई, हमने उत्तल लेंस का जो डेरिवेशन यहाँ किया है उसमें हमने यहाँ ए डैश बी डैश ओ डैश नहीं लगाया था, आप उसको ध्यान से ओ डैश लगा लेना है ना। चलिए, वो हमसे छूट गया था, ठीक। तो ये हो गया अभी हमारे पास रेखीय आवर्धन अवतल लेंस के लिए। चलिए ना, चलिए बच्चों है ना, अब हम देखते हैं बच्चों रेखीय आवर्धन के सूत्र है ना, अन्य सूत्र, ठीक है। तो पहला हम देख रहे हैं बच्चों वी और एफ के रूप में है ना, वी और एफ के रूप में। तो लेंस सूत्र से हम निकालेंगे इसको, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र हमारे पास क्या है, 1/v माइनस 1/u 1/f, ठीक है। तो दोनों पक्षों में भी जो है ना, दोनों पक्षों में हम v से, v और f के रूप में निकालना चाह रहे हैं तो v से भाग देंगे, दोनों पक्षों में v से भाग देने पर, ओके। तो कितना, सॉरी v से गुणा करने पर, गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा करने पर। तो ये हो जाएगा v से v कैंसल, और v से v कैंसल, यहाँ बचेगा 1 माइनस v/u, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हो जाएगा तो v/f। अब ये इसका पक्षांतर कर रहे हैं तो v/u क्या है ना, सिंस m क्या है हमारे पास, v/u, m की वैल्यू है, तो ये हो गया 1 माइनस m v/f, ठीक है। अब पक्षांतर करोगे इधर उधर तो क्या हो जाएगा, ये है ना 1, ये इधर आके माइनस v/f, m आ जाके इधर प्लस। तो m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से है ना, इस समीकरण से f किधर गुणा कर दिया, यहाँ f माइनस v/में f, ये आ गया हमारे पास m का मान। फिर m के रूप में प्रतिबिंब की दूरी है ना, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी को भी हम जो इससे निकाल सकते हैं m के रूप में। तो कितना हो जाएगा यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी, ये वाले समीकरण से, इससे, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू f1 माइनस f, है ना। ये प्रतिबिंब की दूरी का सूत्र किसके रूप में, ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन के रूप में, रेखीय आवर्धन के सूत्र में, ओके। फिर इसी तरह से है ना, v और f के रूप में बताया, अब u और f के रूप में। तो फिर से लेंस सूत्र से है ना, लेंस सूत्र से हम इसका मान निकालेंगे। फिर से वही जो बिल्कुल सिंपल सा है, लेंस सूत्र है 1/v, ओके, 1/v माइनस 1/u, इधर 1/f, ठीक है। फिर यहाँ से u और f के रूप में निकाल रहे हैं तो u से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में u से गुणा करने पर, ठीक है, u से गुणा करने, u है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा u/v, और ये u से u कैंसिल, यहाँ हो गया 1, इधर हो जाएगा तो u/f, ओके। अब यहाँ से इसका पक्षांतर कर दो, u/v, ये एक इधर आके प्लस हो गया u/f प्लस 1, है ना। अब हमारे पास जो, चलो u/v इसका इधर गुणा कर दो, तो ये हो गया u प्लस f/में f, है ना। अब यहाँ जो रेखीय आवर्धन है, रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है v/u, तो फिर ये उसका व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/m,
है ना, u प्लस एफ बटे में एफ। अब इसका व्युत्क्रम करके लिख देंगे तो m बराबर कितना आ गया, f बटे एफ प्लस u, ये u प्लस एफ जो भी लिख दिया। ओके, ये आ गया, है ना। ये लीनियर मैग्निफिकेशन का अन्य सूत्र u और f के रूप में और ये vf के रूप में। अब यहाँ से जो हम वस्तु की दूरी को भी निकाले इसके रूप में, वस्तु की दूरी। ओके, यहाँ से ये वाले से इस यहाँ से निकाले तो ये u बाय v है, u बाय v को हम क्या लिखते हैं, 1/m, है ना, 1/m। और इधर से ये एक को इधर पक्षांतर कर दो, -1, ठीक है ना। यहाँ इससे लिखा है u बटे v को क्या लिख देंगे हम, 1/m, ये एक इधर आके क्या हो गया -1, और ये इधर क्या बचेगा u बटे f। तो u बटे f का इधर पक्षांतर कर दो, f किस में आ गया, गुणा में, तो f इक्वल टू u। ये आ गया हमारे पास वस्तु की दूरी किसके रूप में, है ना, किसके रूप में, u और m के रूप में, है ना। चलिए अब यहाँ से जो हमने आवर्धन के 3 प्रकार पढ़े, ठीक है। जैसे पहला हमने पढ़ा तो रेखीय आवर्धन, है ना, तो रेखीय आवर्धन, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा क्षेत्रीय आवर्धन, ठीक है। फिर तीसरा हमने पढ़ा जो आयतन आवर्धन। ओके, ये सिर्फ याद रखने के लिए, इनको हमको डेरिवेशन नहीं करना है ये। तो रेखीय आवर्धन अगर m है ना, तो क्षेत्रीय आवर्धन कितना हो जाएगा, m² और आयतन आवर्धन उसकी घात 3, ठीक है। ये सिर्फ नोट रखने के लिए, है ना, ध्यान रखने के लिए, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास रेखीय आवर्धन के अन्य सूत्र UF और VF के रूप में, है ना। इनका उपयोग न्यूमेरिकल में होता है, ठीक है। चलिए।